हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, लास्ट मैंने आपसे बात की थी हेपेटाइटिस बी के साथ प्रेगनेंसी, कंप्लीट प्रेगनेंसी की जर्नी। और आज मैं बात करूंगी आपसे उसकी डिलीवरी के बारे में। तो डिलीवरी का जो डिसीजन होता है वो ज़्यादातर लिया जाता है ऑब्स्टेट्रिक रीज़न की वजह से। ऑब्स्टेट्रिक रीज़न का मतलब है कि मान लीजिए हेपेटाइटिस के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी डेवलप हो गया और वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल दवाओं से बहुत अच्छा कंट्रोल में नहीं आ रहा। आपने डिसाइड किया कि भाई अब इसकी प्रेगनेंसी को हमको टर्मिनेट करना चाहिए और हमको उसे इंड्यूस करना चाहिए। इंड्यूस का मतलब होता है दर्द देके बच्चा कराना, और टर्मिनेट का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी अब हम लोगों को आगे सोचना चाहिए डिलीवरी के बारे में। इसी को हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बोलते हैं। तो आपने ये डिसीजन लिया कि हमको अब पेशेंट को डिलीवर कराना है, तो आपने दर्द देके उसको दवाइयाँ दी, उसको इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस करना बोलते हैं, और इससे बच्ची जो डिलीवरी हो गई पेशेंट की। यूजुअली इसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम डिसीजन लेंगे यानी कि फैसला लेंगे, वो डिपेंड हेपेटाइटिस पे नहीं करता। हेपेटाइटिस के जो टेस्ट है वो डिरेंज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बिगड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पेशेंट हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है इसलिए हम उसको थोड़ा जल्दी मतलब दर्द दे के बच्चा निकाल दें या उसका ऑपरेशन कर दें, नो। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी है इसलिए आपका ऑपरेशन ही होगा, वो बात पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ और दूसरा रीज़न होगा ऑपरेशन करने का। हेपेटाइटिस बी अकेला रीज़न नहीं है सिजेरियन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेरे से, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के साथ साथ मान लीजिए दिक्कत ये आ रही है कि हेपेटाइटिस गड़बड़ हो रहा है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई, और ब्लड प्रेशर की तकलीफ में लिवर का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ओके, तो वो लिवर और भी गड़बड़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे के आसपास पानी खत्म हो रहा है, दर्द तो शुरू हो गया लेकिन नीचे से खुल नहीं रहा। ये हैं रीजंस, ये हैं इंडिकेशंस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के यानी कि डिलीवरी के बारे में सोचने के, ना सिर्फ अकेला हेपेटाइटिस। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखिए दिमाग से कि अगर हेपेटाइटिस अकेला किसी पेशेंट को है वो एक रीज़न नहीं है कि भाई इस पेशेंट की तो भैया जल्दी 8 महीने में डिलीवरी करा दो या 8.5 पे डिलीवरी करा दो क्योंकि तो हेपेटाइटिस का पेशेंट है, नो। उसके अलावा दीगर और परेशानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको शुगर की परेशानी है और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, या शुगर की वजह से बच्चे का साइज इतना बढ़ रहा है कि अब आपको लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी पे दिक्कत आएगी और हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा पहले वक्त देखते उस बच्चे को, उस पेशेंट को आप इंड्यूस कर सकते हैं, उसको बच्चा थोड़ा वक्त से पहले आप निकाल सकते हैं। बट ये रीजन हेपेटाइटिस फिर से नहीं था। या फिर तीसरा रीजन कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही है, पानी आसपास गड़बड़ हो रहा है, फ्लो उसका किसी तरह से खत्म या कम हो रहा है, ये रीजंस हैं डिसीजन लेने के। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जा सकती है या ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन ही होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ अकेला ये रीजन कि हेपेटाइटिस है पेशेंट को, जॉन्डिस है पेशेंट को, जॉन्डिस तो मतलब एक सिम्टम होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है, अकेला ये रीजन नहीं है बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए। कुछ दीगर और परेशानियां हैं तो उसमें भी डिलीवरी ट्राई की जा सकती है। डिलीवरी के लिए ट्राई करने के अंदर अगर बीच में कोई तकलीफ आती है, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट गड़बड़ा रही है, या नीचे से खुल तो गया है बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, या खुलने में बहुत दिक्कत आ रही है, या कुछ इतना ज़्यादा सडनली ब्लीडिंग शुरू हो गई है पेशेंट को, इन कंडीशंस के अंदर ऑपरेशन का डिसीजन लिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन है पॉसिबल कि बच्चे की हार्ट बीट जो है ठीक नहीं चल रही। ठीक नहीं चल रही कि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उनको डिसीजन लेने में उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, शायद फिर से बनाऊंगी, जो डिसीजन लेने में हम लोगों को बहुत लेट कर देते हैं। हम लोग उनसे बोलते हैं कि ये पेशेंट का अभी तुरंत ऑपरेशन होना है और वो लोग बोलते हैं हम सोच के बताएंगे। जब इमरजेंसी है और आप लोग सोच रहे हैं तो हम लोग इनसे टोटल ये लिखवा लेते हैं कि देखिए मैंने आपको 9:05 में ऑपरेशन के लिए बोला था, आपने 9:30 तक कोई जवाब नहीं दिया, अब आप लोग की जिम्मेदारी है, बच्चे के साथ या पेशेंट के साथ जो भी कुछ होगा वो आपकी जिम्मेदारी। उस टाइम वो लोग फिर ऑपरेशन का साइन देते हैं, वरना वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऐसी सिचुएशन में जो हम लोगों की यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट की परेशानी ये होती है कि हमको वो चीज़ दिख रही है जो शायद आप लोगों को नहीं दिख रही। और ये मैं सिर्फ ऑपरेशन और डिलीवरी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे और डिसीजंस होते हैं जिसको आप लोग डिले करके अगर बोलोगे तो लॉस हो चुका है।
इसलिए आप लोगों से मेरी ये विनम्र निवेदन है कि कभी अगर ऐसा हो, सबसे पहले तो आप उस जगह जाइए ही नहीं जहाँ पे आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा है और उसके भरोसे के ऊपर आप जा रहे हो वहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए, तो इतना विश्वास आपको रखना होगा कि अब ये जो डिसीजन ले रहा है डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन, वो सही होगा और हमको उनके साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि उनकी और हमारी मंशा एक ही है, स्वस्थ मदर एंड स्वस्थ बच्चा। तो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए आपको एक कभी कभी बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके लिए आप तैयार रहिए। आजकल के ज़माने में ऑपरेशन कराना और डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि पिछले ज़माने की तरह बड़ा सा चीरा बीच में लगता था, इतना मोटा सा स्कार बनता था, पेशेंट 10 दिन हॉस्पिटल में रहती थी, घर जाके भी बिस्तर पे लेटे रहते, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन में के तीसरे दिन पेशेंट्स चलते हुए जाते हैं घर, अपना काम खुद से करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन को अगर आप बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो फ़र्क जो पड़ता है वो शुरू के 10 दिन का है, उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, जिससे धीरे 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 घाव जो है वो भरने लगता है। और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का पेशेंट ऑलमोस्ट सिर्फ ये 10 दिन का फ़र्क है। नॉर्मल डिलीवरी को हम दूसरे दिन छुट्टी करते हैं, सिजेरियन को हम तीसरे या चौथे दिन छुट्टी करते हैं, तो 1-2 दिन का फ़र्क यहाँ पे आता है। और घर जाके जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो ये थी बात हेपेटाइटिस बी और की डिलीवरी के बारे में। एक और चीज़ जो हेपेटाइटिस बी में थोड़ी ज़्यादा होती है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जिन्होंने जस्ट डिलीवर किया है, वो पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस के साथ जिन्होंने डिलीवर किया है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, चांस है कि उनका यूट्रस सिकुड़ने से पहले खूब सारा ब्लड बहा दे। ऐसे पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सडनली ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को ब्लड के साथ तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम कितना ही फ्लूइड दे दें वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाती और पेशेंट शॉक में जाने का चांस होता है। इसलिए उस टाइम की हड़बड़ से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उन लोगों को बुला के रखें जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर उसकी नौबत आती है तो उसके बारे में पहले से ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लें कि मैम इनका जो हीमोग्लोबिन है या खून है वो थोड़ा कम के साइड है, और क्योंकि खून कम के साइड है इसलिए हमको परेशानी हो सकती है अगर ब्लड की, तो हमको पहले से इंतज़ाम कराना होगा, हमें पहले ही बता दीजिए। तो हर आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको ज़रूर बताएगा कि ये किस टाइप का केस है, इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के केसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है डिलीवरी के टाइम, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ब्लड चढ़ाना पड़े तो ऐसे पेशेंट के लिए आप लोग को तैयार रहना ज़रूरी है। आपको अब मोटे तौर पे परेशानियां पता चल गई हैं, है ना। और ब्लीडिंग एक ऐसी एक प्रॉब्लम है जो हेपेटाइटिस यानी कि लिवर से ही ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलते हैं, और अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, तो ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ब्लीड थोड़ी देर तक हो सकता है, ज़्यादा खून बह सकता है, जिसके लिए सबसे समझदारी की बात यह है कि हम लोग पहले से सतर्क रहें और तैयार रहें। तो ये आज का सेगमेंट है हेपेटाइटिस बी के बारे में। अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।